और काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसके अंदर हीटिंग इशू आता है। तो अब बात करते हैं कि पिछले 22,000 किलोमीटर में जो मैंने इस बाइक को चलाया है उसमें खर्चा क्या क्या हुआ है, क्या क्या पार्ट चेंज हुए या क्या क्या प्रॉब्लम आई है। ये देखो, ये रस्टिंग जो है ना, ये तो थोड़ी थोड़ी है यहाँ पे है, या फ्रेम में जहाँ की जैसे ये वेल्डिंग जॉइंट्स वगैरह है सिर्फ वहाँ पे अभी रस्टिंग तो है। और इसके अंदर इशू जो आया वो कॉन्सेप्ट का है। 24,000 किलोमीटर में 3 बार जो है क्लच वायर टूट चुकी है। एक कमी जो मुझे इस बाइक में लगती है वो एक्चुअली इस बाइक में नहीं, आजकल 90% जो बाइक्स है उसके अंदर है, वो है इसकी। तो अब बात करते हैं किसको ये बाइक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं Honda CB 350 RS का ओनरशिप रिव्यू। तो इस बाइक के ऊपर हमने कर दिए कंप्लीट 22,000 किलोमीटर। तो पिछले 22,000 किलोमीटर में कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो। तो सबसे पहले इसकी लुक्स की बात कर लेते हैं। तो लुक्स वैसे सब्जेक्टिव हैं, बट जो 350 कैटेगरी में जो ये लुक्स आते हैं, तो बाइक आपको शायद कैमरा पे, स्क्रीन पे शायद ये देखने में छोटी लग रही हो, लेकिन वैसे जो बाइक की जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ह्यूज है। इसमें हाइनेस भी आती है। मैंने हाइनेस और RS दोनों में से RS इसलिए चूज़ करी। RS ना थोड़ा सा मॉडर्न रेट्रो लुक है इसका, और इसका स्पेशली जो पीछे का जो टायर है बहुत ही वाइड टायर है 150 सेक्शन का, तो काफ़ी चंकी लगता है, जिसकी वजह से लुक्स काफ़ी एनहेंस होता है। और उसके अलावा लुक्स के साथ साथ इसका जो एग्जॉस्ट है, स्टॉक में जो इसका एग्जॉस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। एग्जॉस्ट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। तो स्टॉक सेटअप में 350 सीसी में इससे बढ़िया एग्जॉस्ट किसी बाइक का नहीं है। चाहे वो बुलेट हो या क्लासिक हो, जो स्टॉक आ रहा है, जो बाहर से लगवाया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टॉक है उसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जॉस्ट 350 सीसी सेगमेंट में इसी बाइक का है, ये और हाइनेस। तो स्टॉक एग्जॉस्ट, इसकी जो लुक्स है मॉडर्न रेट्रो लुक है, और इसका जो पीछे का जो टायर है उसकी वजह से जो लुक इसका एनहांस होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने ये वाली बाइक RS चूज़ करी थी। और उसके अलावा इसके जो लुक्स को एनहांस करते हैं वो है इसकी ऑल LED सेटअप। तो ये जो इसकी लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, टर्न सिग्नल्स हैं, ये जो है ना, ये भी इसके काफ़ी लुक्स को एनहांस करते हैं। अब बात करते हैं बाइक के हार्ट की, जो इंजन है। तो ये 350 सीसी का इंजन है, और इंजन जो इस सेगमेंट में जो बाइक्स आती है ना, उन सब से काफ़ी रिलायबल और काफ़ी रिफाइंड है। और इस बाइक पे मैं काफ़ी टूर कर चुका हूँ, सिटी में मैंने राइड किया है, ऑफ रोडिंग करी हुई है, और विद पिलियन भी मैंने इसके ऊपर राइड करी है। तो ये इंजन जितनी भी पावर प्रोड्यूस करता है, 20 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है ये। तो जितनी पावर प्रोड्यूस करता है सुनने में आपको कम लगेगी, लेकिन टूर पे जब मैं होता हूँ विद पिलियन विद लगेज और लॉन्ग टूर पे, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि बाइक जो है वो लोड मान रही है। और मैं आपको अपना राइडिंग स्टाइल बता देता हूँ। मैं जो है ना टूर पे बाइक को 80 से 100 के आसपास चलाता हूँ। 120 या 130 वो स्पीड मैं नहीं चलाता हूँ, क्योंकि अपने इंडियन जो रोड्स हैं वो उसके हिसाब से नहीं है। तो अगर आपको 120 या उससे ऊपर वाली स्पीड पसंद है तो आप 650 इंटरसेप्टर वगैरह या फिर और जो फास्ट इंजन है उन पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको रिलैक्स टूरिंग करनी है, अगर आप मेरी तरह इसी स्पीड में चलाते हो, तो 350 सीसी में ये वाला जो इंजन है ये बेस्ट है। क्योंकि एक तो ये जापानीज़ है, होंडा जो है वो अपनी रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। तो क्वालिटी जो इंजन की ना बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। अब भी मतलब मेरे पास और भी बाइक्स मैंने चलाई हैं, मेरे पास इसके बाद मैंने गुरिल्ला भी रखी है, और अभी फ़िलहाल मेरे पास एक्सपल्स 210 भी है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, इंजन क्वालिटी की, तो मुझे इसका इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस इंजन का जो कैरेक्टर है वो लॉन्ग स्ट्रोक कैरेक्टर है। ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो कभी पहाड़ों पर जाते हैं ना जहाँ पर चढ़ाई आती है, तो किसी भी गियर में वो बाइक पहले दूसरे गियर में, क्योंकि इस पर इनिशियल में अच्छा टॉर्क मिल जाता है, जिसकी वजह से बाइक ईजिली चढ़ जाती है पहाड़ों में। और वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि लो एंड टॉर्क इसके अंदर अच्छा मिल जाता है, यानी कि कम RPM पे ही मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर कर देती है। और सबसे खास बात जो है इस बाइक की वो ये है कि होंडा की जो बाइक्स है ना उसके अंदर आपको जो क्लच मिलेगा वो इंडस्ट्री में लाइटेस्ट है। इसको आप देखो, ये एक उंगली से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिल जाता है इसके अंदर, जो बहुत ज़्यादा लाइट है, ये देखो। और 5 स्पीड ट्रांसमिशन इसमें मिल जाता है आपको। तो इसके अंदर जो गियर रेशियो है ना वो काफ़ी सही है, मतलब टॉल गियरिंग है। मतलब इसमें आपको जल्दी गियर चेंज करने नहीं पड़ते। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो तो 5वां गियर तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि 5वां गियर लगता है 80 के बाद जाके। अगर आप हाईवे पे टूरिंग कर रहे हो 80 के बाद जाके आपका 5वां गियर लगता है, वरना आपको 5वें गियर की सिटी में ज़रूरत ही नहीं है।
और 350 सीसी इस वाली सेगमेंट में जो रेट्रो 350 सीसी जो रेट्रो 350 वाली सेगमेंट है, इसके अंदर और किसी बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता। इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है जो कि स्विचेबल है। इसका मतलब इसको आप ऑफ कर सकते हो जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ट्रैक्शन की। जैसे अगर आप कच्चे रास्ते पे हो, ऑफ रोड में हो, तो वहाँ पे ट्रैक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं है, ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो। और वैसे इतनी कम पावर के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल उतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको मिल रहा है तो ये गुड टू हैव फीचर है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। चाहे आप हाईवे पे राइड करो, चाहे आप सिटी में राइड करो, चाहे जो टूरिंग के टाइम पे पहाड़ों में कई बार रफ पैचेस आते हैं, तो ये हर जगह कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑफ रोडिंग में बेस्ट है, लेकिन ये मॉडरेट है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेती है। और आगे वाला जो टायर है वो 19 इंच का होने की वजह से जो छोटे मोटे गड्ढे जो आते हैं वो इसके ऊपर से ना टायर निकल जाता है, गड्ढों में जाता नहीं है। अगर 17 इंच का फ्रंट टायर है ना, तो उसमें आपको फील होता है, 17 इंच का या 18 इंच का है तो उसमें फील होता है बाइक आपकी गड्ढे में जाती है। लेकिन क्योंकि वो 19 इंच का, तो वो गड्ढों के ऊपर से निकल जाता है ऐसे रोल करता हुआ। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसके अंदर हीटिंग इशू आता है। मैंने ये बाइक ट्रैफिक में, दिल्ली के ट्रैफिक में जब भरी गर्मी होती है उस टाइम भी चलाया है, तो हीटिंग मतलब ये इंजन 350 सीसी का है, एयर कूल्ड इंजन है, तो थोड़ा बहुत तो गर्म होता है। अगर आपने पैंट नहीं पहनी है और शॉर्ट्स पहन के चला रहे हो तो आपको फील होगा, लेकिन नॉर्मली मुझे कभी इसकी हीट की तरफ ध्यान जाए ऐसा कभी नहीं होता। इसके बाद मेरे पास गुरिल्ला 450 थी जो मैंने 1 साल रखी, उसके अंदर वो क्योंकि हाई कंप्रेशन इंजन था और वो लिक्विड कूल्ड इंजन था 450 सीसी का, और वो हाई आरपीएम पे ऑपरेट होता था, तो उसमें हीट फील होती थी। इसको राइड करते वक्त हीट पे ध्यान नहीं जाता, जिसका मतलब ये है कि हीट उतनी नहीं जनरेट करता ये, जो आपकी टांगों पे लगे या आपको प्रॉब्लम दे। सीट की बात कर लेते हैं। जो सीट जो है ना इसकी, ये अच्छी खासी वाइड सीट है, चाहे वो राइडर की सीट हो या पिलियन की सीट हो। तो राइडर की सीट के लिए ना जो सीट का जो कुशन है वो मतलब मॉडरेट है, क्योंकि अगर सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी ना, तो जब आप लॉन्ग टूर पे होते हो तो जो कुशन होता है वो ऐसे कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के बाद वो उसी पोजीशन पे है, तो आपकी जो टेल बोन है या बैक बोन, जो पीछे टेल बोन होती है, वो आपकी हर्ट होती है उसकी वजह से। तो इसका मॉडरेट है, तो थोड़ा मतलब ना ही बहुत ज़्यादा स्टिफ है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। हाँ, पिलियन सीट जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड है, उसका मैं कहूँगा कि वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। राइडर जो सीट है वो ठीक है, और सीट अच्छी खासी चौड़ी है, तो आप प्रॉपर आते हो सीट के ऊपर। और हाइट की बात कर लेते हैं। मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो मेरी जितनी हाइट वाला बंदा इसको आराम से चला सकता है। देखो मेरे दोनों पैरों के पंजे प्रॉपर आ रहे हैं इस बाइक पे, तो हाइट से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है तब भी आप इसको आराम से चला सकते हो। वेट मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो इस बाइक का जो वेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 185 kg के आसपास इसका वेट है। लेकिन जब आप इसको राइड करते हो तो इसका वेट आपको फील नहीं होता, क्योंकि जब ये बाइक मैंने ली थी ना, उससे पहले मेरे पास थी यामा की MT-15 जो कि 155 सीसी की थी और काफ़ी लाइट वेट मोटरसाइकिल थी वो। तो मुझे ये कंसर्न था कि यार रॉयल एनफील्ड की 350 या फिर ये होंडा की 350 की दो बाइक्स में चूज़ कर रहा था, तो इनका वेट ज़्यादा होगा तो हैंडल करने में मुझे शुरू शुरू में कैसा लगेगा। लेकिन जब मैं पहली बार इसको चलाया, जब मैंने टेस्ट राइड के टाइम पे, तो आगे पीछे करने के टाइम पे तो ठीक है आपको वेट फील होगा, लेकिन जैसे आप इसको राइड करते हो तो ये बहुत निम्बल और बहुत ही कंट्रोल्ड फील होती है। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने राइड करी थी ना टेस्ट राइड के टाइम पे, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली राइड कर रहा था इसको उस टाइम पे भी। तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वेट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, जो राइड करते टाइम आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता। क्वालिटी की तो बात करें ना, जैसे इसके जो मिरर आ रहे हैं, ये मिरर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसके स्टॉक में ही मिरर इतने अच्छे हैं। गुरिल्ला के अंदर मैंने जो उनके एक्सेसरी में आते हैं टूरिंग वाले मिरर, वो एक्सेसरी में जो रॉयल एनफील्ड के आते हैं महंगे वाले मिरर 7,000 के, मैंने वो लगाए थे। उनकी क्वालिटी जैसी थी ना, इसकी क्वालिटी स्टॉक में ही इतनी अच्छी है। उनके जो स्टॉक वाले आते हैं वो काफ़ी बेकार थे। और जो इसकी हैंडल जो ग्रिप्स है ना, ये भी काफ़ी सॉफ्ट फील देती है। मतलब हाथ में कुछ है ना, थोड़ा सा कुशन इनके अंदर भी है तो ये प्लास्टिक या रबर टाइप ही, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है, हल्का सा सॉफ्टर साइड है, जो कि कंफर्टेबल फील कराता है आपको। और टूरिंग के टाइम पे एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है इस बाइक की, वो है इसका टैंक। 15 लीटर का टैंक है, और इसकी माइलेज टूर पे आराम से 35 से 40 के बीच में मिल जाती है। तो 15 लीटर का ये टैंक है, ये बड़े आराम से आपको 450 किलोमीटर की रेंज देता है। हम इंटरसेप्टर साथ में इसके लेके गए हैं, गुरिल्ला 450 लेके गए हैं, और जितनी बार भी टूर पे गए हैं, तो और बाइक्स में जल्दी जल्दी टैंक फुल हो जाता है। इसमें पूरे दिन में एक ही बार टैंक फुल कराना पड़ता है। सुबह आप घर से निकलो, टैंक फुल कराओ, और पूरे दिन राइड करो टूर के टाइम पे, और शाम को जाके
आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा, उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 450 किलोमीटर तक तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब साथ ही साथ माइलेज की भी बात कर लेते हैं। देखो माइलेज डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके राइडिंग स्टाइल पे और थोड़ी सी आपकी राइडिंग स्किल्स पे। तो मेरा जो राइडिंग स्टाइल है वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली भी नहीं चलाता हूँ। तो मेरे को सिटी के अंदर इसमें हमेशा मैंने कभी 35 से नीचे इसमें माइलेज देखी नहीं है, 35 kmpl इन द सिटी। और क्योंकि हाईवे पे आप हाई स्पीड पे चलते हो 100 के आसपास, तो हाईवे पे 35 से 40 के बीच में ईजिली दे देती है। अगर मैंने एक बार मैंने टूर पे काफ़ी नॉर्मली चलाई थी, मतलब आप नॉर्मली क्रूज़ कर रहे हो, तब एक बार मेरे को इस पर 42 की माइलेज भी मिली है। और वो विद पिलियन था मैं उस टाइम जब इसमें 42 की माइलेज आ रही थी, विद पिलियन विद लगेज। तो वो राइडिंग स्टाइल पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। कहने का मतलब है आप 100 पे चल रहे हो तो वो 100 पे क्रूज़ कर रहे हो, उसमें फ़र्क है आप 100 पे आए कैसे, एक आप घर ऐसे करके 100 पे आए हो तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि पिछले 22,000 किलोमीटर में जो मैंने इस बाइक को चलाया है उसमें खर्चा क्या क्या हुआ है, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए या क्या क्या प्रॉब्लम आई है। तो इसके अंदर 22,000 किलोमीटर में ब्रेक पैड चेंज हुए हैं आगे और पीछे के दोनों, सिर्फ एक बार। और जो कि ज़्यादा पहले नहीं हुए, जो कि अभी 16-17 हज़ार किलोमीटर पे ब्रेक पैड इसके चेंज हुए हैं। और उसके अलावा जो क्लच वायर है इसकी वो एक बार चेंज हुई है, वो भी 15-16 हज़ार किलोमीटर के आसपास हुई थी। और टायर जो हैं वो अभी तक वही चल रहे हैं। लोग इसके अंदर टायर डलवाते हैं, कोई ड्यूल स्पोर्ट टायर डलवाता है, ऑल टेरेन टायर डलवाता है। तो मैं इस बाइक से हर जगह टूर कर चुका हूँ, मैं किन्नौर भी जा चुका हूँ और हर तरीके की टेरेन पे मैं राइड कर चुका हूँ, बारिश में भी राइड करी हुई है। तो जो टायर इसके स्टॉक वाले आते हैं ये अच्छे हैं। MRF के जैपर है, क्योंकि कंपनी R&D करके बनाती है और उसके हिसाब से चूज़ करती है। तो टायर इसके बढ़िया हैं, 22,000 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी भी जो टायर है ना वो सही चल रहे हैं और इनके अंदर अभी चेंज करने की नौबत अभी नहीं आई है। तो टायर जो हैं वो अच्छे हैं। हाँ, अगर आप वैसे देखो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी जगह ना, हाँ रस्टिंग तो है। ये देखो ये रस्टिंग जो है ना ये तो थोड़ी थोड़ी है यहाँ पे है, या फ्रेम में जहाँ की जैसे ये वेल्डिंग जॉइंट्स वगैरह है, सिर्फ वहाँ पे अभी रस्टिंग तो है। और क्योंकि दिल्ली में भी मानसून जस्ट अभी ख़त्म ही हो रहा है, सितंबर अभी मंथ चल रहा है, मानसून जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, अभी दिल्ली में बारिश अभी बंद हुई है। तो ये बाइक मैंने ली थी 2023 में और ये मैंने ली थी गर्मियों में, मानसून के टाइम पे ली थी, मतलब जून जुलाई के आसपास। तो इस बाइक ने 3 मानसून सीज़न देख लिए हैं। तो उसके बाद ये थोड़ी बहुत रस्टिंग है, जो कि सिर्फ वेल्डिंग जॉइंट्स वगैरह वहाँ पे हैं। ये भी अब आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप एंटी रस्ट स्प्रे वगैरह इस पर लगाओगे टाइम टू टाइम, तो ये भी शायद ना आए। बट ठीक है, इसमें आ रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें आए हैं। और इसके अंदर इशू जो आया है वो कॉन्सेट का है। जो ये जो हैंडल है ना, यहाँ पे इसका अंदर कॉन्सेट होता है, तो गड्ढे वड्डों में कहीं जाते हैं ना तो खट खट आवाज़ आती है। तो वो जो कॉन्सेट है वो काफ़ी जल्दी आवाज़ आने लगी थी, मेरे ख्याल से 10,000 किलोमीटर के आसपास ही वो कॉन्सेट की आवाज़ आने लग गई थी, जो चेंज करने के लिए उन्होंने बताया था। तो उस टाइम तो इसको ना ल्यूब और क्लीन वगैरह करके इसको कॉन्सेट को, इससे काम चल गया था। लेकिन अब फिर से 22,000 किलोमीटर हो चुके हैं ना अब, तो फिर से वो कहीं जैसे गड्ढे आते हैं रोडों पे तो खट खट आवाज़ आती है वो। तो ये कॉन्सेट का इस बाइक में इशू है ये, और ये सिर्फ मेरी वाली बाइक में नहीं है, ये ऑलमोस्ट जितनी भी RS है, जितने लोगों के पास है, ये कॉन्सेट वाला इशू सबकी बाइक में है। तो ये एक इशू है जो नॉर्मली और बाइक्स में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आ रहा है। तो इसके ऊपर होंडा को काम करना चाहिए, जो कॉन्सेट वाला इशू है ये ना आए। और इसके अलावा ना इसके अंदर चेन सेट चेंज हो चुका है, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को देख के तो रिलायबिलिटी के फैक्टर से ना, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है इस बाइक के साथ। क्योंकि मैंने और भी बाइक्स रखी हैं और भी बाइक्स चलाई हैं, तो छोटी मोटी किट पिट वाली प्रॉब्लम छोटी मोटी किसी ना किसी ने मतलब आती रहती हैं। इसके अंदर सिर्फ रेगुलर मेंटेनेंस होता है, सर्विस होती है टाइम टू टाइम, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं आता। ब्रेक पैड हैं वो जिसके हिसाब जितने टाइम में वो यूज़ होंगे घिसेंगे तब चेंज होंगे, तो वो तो लाजमी है। और चेन सेट भी होता है, वो आपके डिपेंड करता है कि आपने कैसी कैसी कंडीशंस में बाइक चली है। कीचड़ वगैरह डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है तो फिर वो जल्दी ख़राब हो गया, आप कितनी केयर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो क्वालिटी वाइज कॉन्सेप्ट के अलावा और तो कोई इशू मेरे को इस बाइक के अंदर नहीं लगता फ़िलहाल अभी तक। तो अपने अपने पास ग्रुप में इंटरसेप्टर 650 भी है, इसके 22,000 किलोमीटर हुए हैं, उसके 24,000 किलोमीटर हुए हैं। तो उसके 24,000 किलोमीटर में 3 बार जो है क्लच वायर टूट चुकी है। इसमें टूटने की नौबत नहीं आई थी, वो थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई, तो अपने टाइम रहते वो सर्विस के टाइम पे चेंज करवा दी। तो उसके हिसाब से देखोगे ना तो क्वालिटी इसकी अच्छी है, रिलायबल है मतलब ये बाइक।
तो मुझे कहीं भी राइड के टाइम पे ना कहीं जाना हो, कभी भी टूर पे जाना हो, तो ज़रा सा भी डाउट नहीं होता कि इसमें कहीं ब्रेकडाउन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टूल्स वगैरह, मेरे कुछ दोस्त हैं जो राइड पे टूल्स वगैरह या फिर काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करते हैं जब लद्दाख ट्रिप पे, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन वो कैरी करके लेके जाते हैं और वापस ले आते हैं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ऐसी बाइक में ब्रेकडाउन आता नहीं है। हाँ, सिर्फ चेन जो है वो मैं ल्यूब करता हूँ टूर पे जब होता हूँ, तो उसके अलावा और कुछ इसमें काम नहीं करता। आप बाइक लो और बस इसको सर्विस कराओ टाइम टू टाइम और इसको मस्त चलाओ, और कोई चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और बात बताता हूँ, इंटरसेप्टर में हमारे ना जो 15,000 पे ना उसके टायर जो हैं दोनों वो चेंज हो गए थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा घिस चुके थे, उसमें पंचर ज़्यादा होने लग गए थे, इतना घिस चुके थे, जो स्टॉक टायर थे C8 के। इसके अंदर 22,000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अभी और चल जाएगी, मतलब 30,000 तक चल सकती है आराम से। तो जब मैंने बाइक ली थी लेने से पहले, उस टाइम मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा था कि ये जो इंजन के जो फिन्स हैं ना, ये वाले यहाँ पे जो फिन्स हैं यहाँ पे इंजन के, तो कह रहे थे, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि इसके जो पेंट है ना इसका, वो यहाँ से हट रहा है और थोड़ा सा इसमें रस्टिंग का इशू आ रहा है। मेरी बाइक में 22,000 प्लस किलोमीटर हो चुके हैं, मैंने इसको हर तरह के मौसम में चलाया और इसकी वॉशिंग वगैरह भी सही होती है, प्रेशर वॉश वगैरह सब कुछ होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें पेंट जो है इंजन के एरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक का जो मेन जो पार्ट्स है ना, इंजन हो गया या फिर जो इंजन के नट बोल्ट्स वगैरह है, वहाँ पे रस्टिंग का अभी तक कोई इशू नहीं है। और मैंने इसमें एंटी रस्ट स्प्रे सर्विस के टाइम पे 1-2 बार लगाया होगा उन्होंने, मैंने खुद से इसके ऊपर ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जो एंटी रस्ट स्प्रे वगैरह इस पर लगाऊँ। और सर्विस का जो कॉस्ट है इसका, वो सेगमेंट में जो और जो बाइक्स हैं जैसे रॉयल इनफील्ड है या और दूसरी बाइक्स है, उनसे थोड़ा ज़्यादा है। बट आप होंडा बिग विंग के सर्विस सेंटर जब आप कभी विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा, या फिर आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो कि सर्विस सेंटर जो होंडा बिग विंग के हैं वो प्रीमियम क्लास है, होंडा बिग विंग वाले। क्योंकि होंडा बिग विंग में वहीं पे जो 10 लाख की बाइक है, होंडा CBR 650 या फिर उससे और भी ऊपर वाली बाइक हैं, वो सारी बाइक्स भी वहाँ पे सर्विस होने आती हैं। तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन उन बाइक्स पे काम कर रहे हैं, वो ही आपकी बाइक पे काम कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी बाइक पे किस तरह की क्वालिटी वाला काम हो रहा है। इसीलिए होंडा बिग विंग का सर्विस कॉस्ट थोड़ा सा ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन वो प्रीमियम सर्विस आपको मिलती है, वेल ट्रेन टेक्नीशियंस और टूल्स और मतलब सारी चीज़ तो ओवरऑल मिला के सर्विस सेंटर में आपकी बाइक पे बहुत ही प्रीमियम और क्वालिटी वाला काम होता है। ऑनेस्टली बताऊँ, जो जितनी बाइक्स मैंने रखी हैं उसके अलावा, जैसे मैंने यामा रखी है, रॉयल इनफील्ड रखी हुई है, और मेरे पास हीरो की एक्सपल्स है, अभी एक्सपल्स 210, तो ये सारी बाइक्स हैं। तो जितने सर्विस सेंटर मैंने विजिट किए हैं ना, सबसे अच्छा और प्रीमियम जो एक्सपीरियंस रहा है सर्विस का, वो होंडा बिग विंग में ही रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में वेल ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं, और जो सर्विस सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो टूल्स हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, वो सब उनसे टॉप नॉच है। तो प्रीमियम सर्विस आपको मिलती है। और आपको एक बात बता देता हूँ, और कंपनीज़ में जो बाइक्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो एक्सेसरीज़ होती हैं, पार्ट्स होते हैं, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें जितने भी पार्ट्स मैंने लगवाए हैं, जितने भी एक्सेसरीज़ कंपनी से लगवाई हैं, चाहे वो इसके ब्रेक पैड्स हो या फिर लाइट्स हो या कोई भी जैसे और भी जो पार्ट रिप्लेस करवाएं, कोई टूट फूट जाता है, तो पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत रीज़नेबल है। और उसके अलावा एक कमी जो मुझे इस बाइक में लगती है, वो एक्चुअली इस बाइक में नहीं, आजकल 90% जो बाइक्स है उसके अंदर है, वो है इसकी हेडलाइट। हेडलाइट आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो नॉर्म्स की वजह से है या किस वजह से है, मैक्सिमम बाइक्स की जो हेडलाइट है ना वो अच्छी नहीं आ रही। तो हेडलाइट का जो उसका थ्रो है ना, मतलब वो रात के टाइम पे मतलब बहुत ही कम है। अगर आप हाई स्पीड पे कहीं राइड कर रहे हो या फिर सिटी में ऐसी जगह राइड कर रहे हो जहाँ पे सामने से भी ट्रैफिक आता है, लाइट में कुछ नहीं दिखेगा आपको। मेरे पास गोरिल्ला थी, उसके अंदर भी ऐसा ही था, लाइट मतलब बिल्कुल फीकी थी। तो इसीलिए ना मैंने इसके अंदर अलग से ये ऑक्स लाइट लगवा रखी है, जो कि मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है, क्योंकि टूरिंग पे मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो लाइट्स इसकी अच्छी नहीं है। तो अब बात करते हैं किसको ये बाइक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। आपको रिलायबल बाइक चाहिए, पैसा वसूल चीज़ चाहिए, और आपको बार बार सर्विस सेंटर ना विज़िट करना हो, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हो। क्योंकि आपको कभी भी कहीं पे भी जाना हो ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो कभी भी। बस सर्विस जो है मैं सिर्फ इसके अंदर वो कराता हूँ। और पावर के लिहाज से बात कर लेते हैं। अगर आपको ऑलराउंडर एक बाइक चाहिए जिसको लेके आप टूरिंग कर सको, जो सिटी में कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप पिलियन के साथ राइड कर सको, और ऑफ रोडिंग, अगर आप कहीं टूरिंग पे जाते हो तो कहीं जगह रफ पैच आ जाता है या ऑफ रोड वाला रास्ता आ जाता है, तो वहाँ पे भी जो सस्टेन कर जाए, कंफर्टेबली निकल जाए, तो उस चीज़ के लिए भी ये बाइक सही है। तो मतलब एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए तो इस बाइक के साथ आप जा सकते हो। अगर आपके ग्रुप में थोड़ी बड़ी बाइक्स हैं, जैसे 650 है या और फास्ट चलने वाली बाइक्स हैं, तो आप सोच रहे हो कि आप ये वाली बाइक लो, तो इसकी जो पावर है आपको कम लगेगी। अगर आपको टूरिंग करनी है, 100 के आसपास बाइक रखनी है, 100 110, तो
ये बाइक उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको फास्ट राइडिंग पसंद है, अग्रेसिव राइडिंग पसंद है, आप 120 140 इतनी चलाते हो कभी कभी ब्रेकफास्ट राइड पे, तो आप शायद गुरिल्ला 450 है या फिर GT 650 है, ये वाली बाइक चूज़ कर सकते हो, KTM चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक रिलायबल क्वालिटी वाली बाइक चाहिए जो ऑलराउंडर हो, तो आप इसके साथ जा सकते हो। आई होप कि जितने भी क्वेरीज आपकी हैं और जितने भी क्वेश्चन है इस बाइक के बारे में, वो मैंने इस वीडियो में आंसर कर दिए होंगे। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। नीचे मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है स्क्रीन पे, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इस चैनल पे और किस किस तरह की वीडियोस देखनी है। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।